आज हम लोग जो संकट पैदा हुआ है खाद्य पदार्थों का देश में और दुनिया में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके का क्राइसिस इस टाइम चल रहा है और आने वाले समय में हम इस क्राइसिस को जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले प्रोग्राम में कि देश में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो करीब 14.3% पे आ चुका है। 17% से 15% पे वो आ चुका है और रिटेल इन्फ्लेशन अभी हमारे देश में करीब 7 से 8% है। इसका प्रमुख कारण जो है वो महंगाई दर का बढ़ना, देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का कम होना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हानि पहुंचना और डिमांड साइड पे मार्केट का बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम दबाव है, जिसकी वजह से डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है और प्रोडक्शन अगर फुल कैपेसिटी से नहीं होगी तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनेगी। इसका एक मुख्य कारण जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन भी रही है, क्योंकि जीएसटी तो सिर्फ 4% मार्केट को ही दर्शाता है। जो 96% मार्केट है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, उसको नहीं बताता है। और मैक्सिमम प्राइस कंपटीशन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रहता है कि अगर मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मान लीजिए एक सुई की डिमांड आती है मारुति की फैक्ट्री में, उस सुई को बनाने वाले 10 मैन्युफैक्चरर्स, उन 10 मैन्युफैक्चरर्स में से अगर 6 मैन्युफैक्चरर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और एक मैन्युफैक्चरर या 2 मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई आ जाती थी और प्राइस कंपटीशन होता था। तो मारुति की जो प्रोडक्शन थी वो एक एक्स प्राइस पे होती थी। अब क्या हो गया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको टोटली जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से बाहर कर दिया गया। तो जो 2 मैन्युफैक्चरर बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे जो फॉरेन कोलैबोरेशन से बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे थे, उन्होंने मारुति को कह दिया कि ये सुई जो है अब इतने की मिलेगी। तो प्राइस कंपटीशन खत्म होने की वजह से एक ओलिगार्क कंट्रोल हो जाता है और उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपने देखा मारुति ने किस तरीके से अपनी प्राइसेस जो हैं वो 3 दफा बढ़ाई पिछले एक साल। तो ये इम्पैक्ट हुआ एक रॉन्गफुल जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का, जो उसको असंगठित क्षेत्रों को साथ में ना लिया गया और असंगठित क्षेत्रों को, छोटे बिजनेसमैन को, छोटे मध्यम बिजनेस को, एमएसएमईज को जिस तरीके से खत्म किया गया, उसका इम्पैक्ट जो है अब क्या हो रहा है प्रोडक्शन में प्राइस, इनपुट कॉस्ट, क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़ गई है इसलिए प्रोडक्शन प्राइस बढ़ गई। प्रोडक्शन प्राइस बढ़ गई तो उसका खामियाजा जो है वो कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ जो है खाद्य पदार्थों को लेकर भी है। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इस टाइम 14.6% है और लोगों पे महंगाई दर जो है वो 5 से 7% बढ़ रही है। अभी एक वीट का क्राइसिस आ गया, गेहूं का, क्योंकि यूक्रेन क्योंकि ब्लैक सी से गेहूं की सप्लाई करता था यूरोप में, टर्की में, ईरान में और 2 देशों में, यमन में, कीनिया में, तो उसमें कमी आई वॉर के चलते। सप्लाई जो है वो ब्लैक सी के तौर पर नहीं दी जा रही। तो चाइना ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी होर्डिंग कर ली, क्योंकि चाइना में भी जैसे हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनके भी 147 करोड़ लोग हैं। तो चाइना के पास तो जो फूड मैनेजमेंट चेन है वो ऐसी है कि उन्होंने इतना वीट और राइस का उनके पास सरप्लस है कि वो 18 महीने तक अपने लोगों को खिला सकते हैं। और हमारे पास एफसीआई गोडाउन में इतना माल भी नहीं है कि अगले साल को हम पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए, क्योंकि पीडीएस के लिए हमें 25 मिलियन टन गेहूं करीब चाहिए। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल में 2 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्कीम चलाई जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। तो जो भी स्टॉक्स थे एफसीआई के, वो डिप्लीट हो गए इस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में। इस बार का अनुमान था कि सरकार जो है 111 मीट्रिक टन गेहूं की सोर्सिंग करेगी, पर उसमें भी 10% का जो है वो गिराव आया है। वो 10% का गिराव किस लिए आया? एक तो डीएपी की खाद टाइम पे मुहैया नहीं हो पाई अक्टूबर नवंबर में, जब सितंबर में गेहूं को डीएपी देने का टाइम था, और दिसंबर जनवरी में जो बेमौसम बरसात हुई, ओले गिरे, और उसके बाद तुरंत मार्च 15 के बाद हीट वेव आ गई। टेम्परेचर 38 से लेकर 42 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते इस बार यील्ड जो है वीट की वो करीब 10 से 12% कम। तो 111 मेट्रिक टन का जो अनुमान था, 111 लाख मेट्रिक टन का अनुमान जो खाद्य मंत्रालय का था कि इस बार जो है हमें गेहूं मिलेगी, वो आप समझिए कि
वो 98 या 97 पे ही रह जाएगा। उसमें भी जो मैक्सिमम गेहूं है वो एमपी में, अब जैसे मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ, ये टेबल 1 देखिए, मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ। पंजाब में ये टेबल 1 लगाइए, एस्टिमेट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है 132 लाख मेट्रिक टन है। जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट रिसीव्ड है वो 6 लाख मेट्रिक टन हुई है। प्रोग्रेसिव प्रोक्योरमेंट जो है वो 4,81,000 है। प्रोक्योरमेंट स्टार्ट डेट जो है 1 अप्रैल 2022 है। तो इसमें टोटल प्रोक्योरमेंट में भी आप समझिए 1 लाख टन कम प्रोक्योरमेंट हुई है। सिमिलरली हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में एस्टिमेट प्रोक्योरमेंट 85 लाख मेट्रिक टन थी और सिर्फ 3,58,000 क्वांटिटी ऑफ व्हीट रिसीव्ड है। प्रोग्रेसिव प्रोक्योरमेंट 3,20,000 है और प्रोग्रेसिव प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर जो थी इसके मुकाबले 4,80,000 थी। तो टोटल व्हीट प्रोक्योरमेंट जो है 21-22 में 84% थी, इस बार 66% है। तो प्रोक्योरमेंट में स्टेट वाइज कमी आ रही। मध्य प्रदेश में और भी प्रोक्योरमेंट कम है क्योंकि वहां पे ट्रेडर जो है डायरेक्ट खरीद रहे हैं। अब आप देखिए एमएसपी 2015 है, उसमें भी 20 रुपए जो है वो आपको लोडिंग अनलोडिंग का लेबर को देना पड़ता है, तो 1980-85 रुपए कुंटल रेट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसी गेहूं का रेट जो है वो 3500 रुपए से लेके 4000 रुपए कुंटल है। तो अगर 3500 से 4000 रुपए कुंटल रेट है, तो जिस तरीके से जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ती है, कार मैन्युफैक्चरर्स हों, कंज्यूमर गुड्स हों, कपड़ा बनाने वाले हों, जब ये लोग प्राइस 3-3 4-4 बार साल में बढ़ाते हैं तो किसानों को उनकी उपज का दाम क्यों नहीं मिलता? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोक्योरमेंट में 10% की कमी आ गई डीएपी टाइम में ना मिलने से, और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग वेदर की वजह से पैंडेमिक में डिमांड बढ़ गई, पर किसान को वही 1985-1990 रुपए नेट मिलते। अगर किसान को आप एमएसपी बढ़ा के 2300-2400 रुपए दें तो 300-400 रुपए किसान के पेट में जाएंगे, वो अपना कर्ज टाइम पे दे पाएगा, अपने बच्चों का लालन पोषण कर पाएगा। तो ये सरकार जो है इस दिशा में काम नहीं करती। कांडला पोर्ट पे 2300 रुपए कुंटल फ्री ऑन बोर्ड प्राइस था आज से करीब 10 दिन पहले। आज की डेट में 10 दिन में उसका प्राइस जो है 2450 रुपए कुंटल फ्री ऑन बोर्ड हो गया कांडला पर। कांडला पे धड़ल्ले से सी रूट के द्वारा इजिप्ट में, ईरान में, यमन में ये गेहूं बेची जा रही है। जहां उनको पैसा मिल रहा है गेहूं बेची जा रही है। और हमारी प्रोक्योरमेंट अब एफसीआई की इतनी कम रह जाएगी कि आने वाले समय में जो 25 लाख मेट्रिक टन हम लोग पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है उसकी दिक्कत आ जाएगी। व्हीट प्रोक्योरमेंट जो 19 अप्रैल 2022 को 100 लाख मेट्रिक टन जो थी, वो अंदेशा मचाया गया था, जो पिछली बार 137 लाख टन थी। पंजाब में जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख टन जो है पिछले साल के मुकाबले शॉर्ट है, 39.5 है। यूपी सिर्फ 12% ही सोर्सिंग कर पाई है, 3.60 लाख टन, 3.7 लाख टन है। एमपी जो है मैंने आपको बताया 60% से नीचे है पिछले बार के मुकाबले, 32.7 लाख टन है। हरियाणा जो है वो 66.7 लाख टन परसेंट पे है, उसका भी प्रोक्योरमेंट कम है। तो जो गवर्नमेंट ने 44 मिलियन टन का टारगेट बनाया था, उसमें अब जो दिखाई दे रहा है कि 35 मिलियन टन से ज्यादा परचेज जो है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम परचेज जो है वो ट्रेडर्स कर रहे हैं, जिससे वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो एक व्हीट क्राइसिस, एक गेहूं का क्राइसिस आने वाला है, जो एक गरीब का समझिए कार्बोहाइड्रेट है, जिसको खा के वो काम करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लेबर करता है, उनकी भी रोटी छीनने वाली है। यील्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 111 लाख मेट्रिक टन से 10% कम हो जाएगी। तो एवरेज यील्ड जो है पंजाब की, मैं आपको बात बता देता हूँ कि 44.7 कुंटल पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो 44.7 कुंटल पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन आ गई है, जबकि वो करीब 48-49 कुंटल पर हेक्टेयर पिछले साल में थी। तो व्हीट का एक्सपोर्ट हमने अपना बढ़ा दिया। पिछले साल हमारा 2 मिलियन टन हुआ था जब लॉकडाउन था। इस साल हमने ऑलरेडी 7.85 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दिया और 2023 वित्तीय वर्ष का टारगेट जो है 12 से 15 मिलियन टन का बना लिया। पर इतनी हमारी प्रोडक्शन नहीं है, हमारी इन हाउस कैपेसिटी हमको अपने ग्लोबल क्राइसिस के साथ, अगर व्हीट का क्राइसिस हिंदुस्तान में हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान की बात कैसे चलेगी। उसके बाद आप टेबल 2 देखिए। टेबल 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल व्हीट प्राइसेस जो है वो 2016 में, 2017 से लेके अब 2020 और 21 में सडनली उसका रेट शूट अप। लाल अगर आप देखिए वो ग्राफ जो है वो 3500
की तरफ इशारा कर रहा है। और जबकि डोमेस्टिक इंडियन एमएसपी जो है वो 1500 रुपए से बढ़ के मात्र अब जाके वो 1980 या 2015 रुपए पे पहुंची। मतलब हम लोग जो है किसानों का शोषण करके गरीबों की हाथ की रोटी छीनकर, उनकी थाली से रोटी छीनकर हम अमीरों को दे रहे हैं। और टेबल 3 देखिए, टेबल 3 पे जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना की जो है वो ग्लोबल व्हीट रिजर्व जो है हमसे ज़्यादा है। 50% जो शेयर ऑफ ग्लोबल व्हीट रिजर्व है वो चाइना के पास है। हिंदुस्तान के पास करीब 8% है। अमेरिका के पास 6% है क्योंकि वहाँ कॉर्न की खेती ज़्यादा होती है। अफ्रीका में 5% है। रशिया में 5% है। तो चाइना के पास इस टाइम सबसे बड़ा रिजर्व है, क्योंकि उनको पता है कि अगले साल भी अगर व्हीट प्रोडक्शन नहीं हुई तब भी 18 महीने तक वो अपने लोगों को राइस और व्हीट दे सकते हैं, जबकि हमारे पास ऐसा कोई बफर स्टॉक नहीं है। जो सेंट्रल पूल है एफसीआई का वो करीब 19 मिलियन टन का है। उसमें 34 मिलियन टन जो इस साल की एमएसपी प्रोक्योरमेंट है उसमें अगर हम उसको ऐड कर लें, अगर इस सीजन की हम ऐड करके अगर एफसीआई के सेंट्रल पूल से अटैच कर दें तो हमारे पास करीब 53 मिलियन टन स्टॉक इन हैंड होता है। कि 34 मिलियन टन जो प्रोडक्शन इस सीजन की हुई उस सीजन को हमने ऐड कर दिया। 19 मिलियन टन की हमारे पास ऑलरेडी पिछला खाता चला आ रहा है 2022-21 का, 21-22 वित्तीय वर्ष का, 2022-23 पे। तो 53 मिलियन टन हमारे पास गेहूं का स्टॉक है, जिसमें 25 मिलियन टन हमें पीडीएस में जो सरकार मुहैया कराती है राशन में, 2 रुपए किलो गेहूं या 5 रुपए किलो गेहूं बीपीएल लाइन गरीब परिवार की रेखा से नीचे लोगों के लिए। तो फिर बचता है सिर्फ 28 मिलियन टन। उस 28 मिलियन टन में अगर मान लीजिए शॉर्टेज हो जाती है, एक्सपोर्ट में क्वांटिटी ज्यादा चली जाती है और वो 28 मिलियन टन अवेलेबल नहीं रहता है, तो फिर 40 से 50 रुपए किलो क्या, मेरे हिसाब से तो 70 रुपए किलो आटा भी बिकेगा अगले साल। जैसे कि किसान आंदोलन में आपने देखा, किसानों ने पहले ही कह दिया था कि आज तो आप 30 रुपए किलो आटा खा रहे हो, आने वाले समय में 100 रुपए किलो आटा खाओगे, तब आपको समझ में आएगा इस आंदोलन का क्या, हम ये आंदोलन क्यों लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो वो सच होता कहीं नजर आ रहा है। बहुत जल्दी हो गया। अभी किसान आंदोलन दिसंबर पिछले 2021 में खत्म हुआ और 2022 में आपने देख लिया कि फूड क्राइसिस शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके प्रमुख कारण डीएपी की शॉर्टेज थी। इसके प्रमुख कारण जो है, पंजाब में सीवियरली क्रॉप डैमेज हुआ। बहुत सारे जो विलेजेस हैं उसमें 100% क्रॉप जो है कहीं जल गई ट्रांसफार्मर की वजह से, गर्मी की वजह से, कहीं डिस्ट्रॉय हो गई और किसानों को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। अभी हाल के दिनों में, कल की खबर है, 3 किसानों ने पंजाब में अपनी जान दे दी ऋण के चलते। तो ये लॉसेस जो है किसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ट्रेडर जो है उसी गेहूं को 1980 रुपए या 2015 रुपए में खरीद के और 2450 रुपए में कांडला में फ्री ऑन बोर्ड बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट करेंगे। मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एशियन कंट्रीज में हम लोग जो है 20 लाख टन जो है अगले 2 महीने में गेहूं सप्लाई कर देंगे। पर उन्होंने एफसीआई में या फूड सिक्योरिटी को लेके इंडिया की कोई बात नहीं की इस बारे में। तो ये मामला जो है गंभीर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और दूसरी तरफ किसानों की लागत का मूल्य बढ़ा देते हैं। डीजल पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए कर देते हैं, डीएपी का प्राइस 1300 रुपए कर देते हैं, खाद का प्राइस डबल कर देते हैं। और जब समय आता है किसान को उसकी लागत का मूल्य दिलाने के लिए, जब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं महंगा बिक रहा है, तो 2450 रुपए में गेहूं क्यों नहीं आप सोर्स करते अपने खाद में? वहां अदानी के साइलोज आ जाते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको जैसे बताया कि मोगा के साइलो का कॉन्ट्रैक्ट जो एफसीआई के साथ हुआ, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो अगर एफसीआई के गोदाम जो है अदानी मैनेज करेगा और अगर एमएसपी से नीचे वीट बिकी तो एफसीआई पे रहेगी। एफसीआई 5 करोड़ रुपए स्टोर को और साइलो को मैनेज करने का अदानी को देगा। और अगर गेहूं का रेट एमएसपी से ऊपर गया तो अदानी के पास खुला हाथ होगा कि उस गेहूं को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। मतलब कि जो अदानी का प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, बट एफसीआई का जो मार्जिन है वो उसमें लिमिटेड है। ये एफसीआई का ठेका हुआ अदानी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या अंदेशा रहा हो। और अभी हाल में ही पिछले 2-3 दिनों में अरेस्ट वारंट इशू हो गए फिरोजपुर में, मोगा में और जिलों में, पंजाब में,
किसानों के खिलाफ जिनके ऋण, किसी का 60,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जब ये ऋण लेते हैं बीज खरीदने का, खाद खरीदने का और फसल को उगाने का, तो उन किसानों पर करीब 2,000 किसानों पे वारंट इशू हुए और सरकार का, पंजाब का कहना है कि 60,000 किसानों से ज्यादा जो हैं वो लोन डिफॉल्ट में है। करीब 3200 करोड़ रुपए रिकवर, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किए जा रहे हैं। हालांकि जो हरपाल सिंह चीमा वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं पिछली कांग्रेस की सरकार ने ये वारंट्स इशू करवाए थे, हमारा से कोई लेना देना नहीं और किसी किसान को हम अरेस्ट नहीं होंगे। पर धमकियां दी जा रही हैं कि पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारी जमीनें। एक किसान की तो जमीन जो 1 करोड़ रुपए की थी, 17 लाख रुपए में ऑक्शन करके और कोऑपरेटिव बैंक ने अपना पैसा रिकवर कर लिया। मतलब इस तरीके की भी चीजें सामने निकल के आ रही है। जो यूएन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 12.6% बढ़ गया है मार्च में फरवरी के मुकाबले। मतलब फरवरी के मुकाबले में मार्च में फूड प्राइस इंडेक्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में 12.6% बढ़ गया। तो ये 1990 के बाद ऐसा पहला क्राइसिस आया है। 1991 में एक बार क्राइसिस आया था, फूड क्राइसिस। उसके बाद ये 20 साल बाद, 22 साल बाद एक फिर से एक नया क्राइसिस आया है। और जिस तरीके से ग्लोबल फूड प्राइसेस पीक हो रहे हैं आज की डेट में, मार्च में 19.7% ग्लोबल फूड प्राइसेस पीक हो चुके हैं फरवरी के मुकाबले में, और अप्रैल में मेरा ख्याल है 20 से 21% फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन आप देखेंगे। इनमें जो बड़ी कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां जैसे कारगिल है, कारगिल का प्रॉफिट जो है वो 63% बढ़ गया। मतलब 4.93 बिलियन डॉलर उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। ये ऐसा पहले 157 साल पुरानी कंपनी 1835 में फॉर्म हुई थी। 135 सालों में सबसे ज्यादा 63% प्रॉफिट कारगिल का 4.93 बिलियन डॉलर बढ़ गया। तो जितना भी फूड क्राइसिस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी सीड कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। अभी फर्टिलाइजर का क्राइसिस है क्योंकि 295 से $300 पर टन जो फर्टिलाइजर आ रहा था, एनपीके और डीएपी, उसका रेट बढ़ के पहले 650 हुआ, अब कह रहे हैं कि 1000 से $1200 पर टन हो जाएगा। और जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं उनको प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है। अब गवर्नमेंट उतनी ही सब्सिडी दे रही है जिसमें 65,000 रुपए जो है वो पर टन माल रिकवरी हो रही है, जबकि उनकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है 1,10,00,000 रुपए पर कुंटल पर टन हो गई है। तो मतलब 40,000 पर टन का नुकसान कब तक ये फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है वो अपने ऊपर लेंगी। तो ऑब्वियसली बात है वो इंपोर्ट कम कर देंगी। इंपोर्ट कम कर देंगी तो आने वाले जून जुलाई में जब फिर से खाद, यूरिया और डीएपी और एनपीके चाहिए होगी तो उसमें फिर से क्राइसिस आ जाएगा। और यूएस ने बड़ा क्लियरली कहा है कि चाइना ने 50% सप्लाई, करीब 142 मिलियन टन गेहूं अपने पास सुरक्षित कर ली इस पिछले साल के वित्तीय वर्ष के अंत में। उनकी अपनी कंजम्पशन 147 मिलियन टन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने 140 करोड़ लोगों को 18 महीने तक आराम से बैठ के फीड कर सकते हैं अगर एक भी दाना उनको ना खरीदना पड़े। और यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारी फूड सिक्योरिटी या पावर कंपनीज में कोल अवेलेबल नहीं है। पीछे तो क्राइसिस इतना हो गया, कहने लगे कि 10 दिन की बिजली नहीं है हमारे पास देश में, या 5 दिन का खाद्य सामान नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सरकार को सोचनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, समानता का दर्जा देने के लिए अगर एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, एग्रीकल्चर को भी एक कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया जाए, तो इस तरह के जो प्राइस इन्फ्लेशन है, मान लीजिए लागत का मूल्य बढ़ गया, तो उसी हिसाब से फिर आपका प्रोडक्शन के हिसाब से आपकी आउटपुट या आपकी एमएसपी या आपकी एमआरपी हर चीज की अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए। पर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता। उसको एक सोशल सेक्टर मान के उसका शोषण किया जाता है। सोशल सेक्टर मानिए तो सब्सिडी दीजिए, आप सब्सिडी भी देना चाहते हैं, उसको सोशल सेक्टर भी मानते हैं, और उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिए बगैर उसका शोषण भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें विचार करना पड़ेगा। और जो इस बार किसान यूनियंस की डिमांड है वो ये है कि गेहूं का रेट क्योंकि 2,000 रुपये किसान के लिए कम है, उसकी लागत का मूल्य जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी जो यील्ड है वो 24 कुंटल पर एकड़ से घटकर 18 से 20 कुंटल पर एकड़ आ गई है। हेक्टेयर वाइज मैंने आपको फिगर पहले दी। तो 500 रुपये पर कुंटल रेट इमीडिएट 2,500 रुपये पर कुंटल रेट बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एफओपी पे, कांडला पे अगर 2,450 रुपये कुंटल गेहूं वहां से एक्सपोर्ट हो रही है, अवेलेबल है, तो वो पैसा किसान की जेब में क्यों ना जाए, वो बीच के बिचौलियों की जेब में क्यों जाए। ये सब बातें जो हैं हम लोगों को देखनी पड़ेंगी।
और लास्ट में मैं आपको ये स्लाइड 4 दिखाता हूँ, ये आज की खबर है। 903 किसान जो हैं फिरोजपुर में, उनके अगेंस्ट वारंट दिए गए हैं डिफॉल्ट के। हालांकि हरपाल सिंह चीमा ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि ये हमारे इशू वारंट नहीं है, ये पिछली सरकार के इशू वारंट हैं और हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि किसानों को डरा के, धमका के, उनकी जमीनें हथिया के ये सरकार करना क्या चाहती है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में वोट मिला ये कि वो किसानों के हित में काम करेगी और देश के हित में काम करेगी और पंजाब के लोगों के हित में काम करेगी। तो आने वाले समय में ये पता लग जाएगा कि वो सरकार सेंट्रल सरकार के दबाव में काम करेगी या वो सेंट्रल सरकार के दबाव में ना आकर अपनी पॉलिसीज बनाकर लोगों के हितों में काम करेगी। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं आपसे इस बार विदा लेता हूं। अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।